प्रिय किसान भाई और बहनों, जानिए 4 आसान तरीके पायनियर हाइब्रिड सरसों के पैकेट की सही पहचान करने के लिए। पैकेट में होलोग्राम पट्टी को ढूंढें जिस पर कॉटेवा पायनियर लोगो को चमकता हुआ नजर आएगा। लॉट संख्या की जांच करें। पैकेट के बाहर लेबल देखें, चेक करें कि अंदर और बाहर वही लॉट संख्या होनी चाहिए। पैकेट पर पायनियर शब्द की खोज करें, ये सही पैकेट की पहचान है। फार्मर कनेक्ट ऐप से पैकेट के ऊपर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। ऐप अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। पायनियर के अन्य उत्पाद और सर्विसेज के लिए हमारे टोल फ्री परामर्श नंबर पर संपर्क करें। मक्के की ये कंपनी R&D बेस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रिसर्च बेस पे बहुत ही जानी जाती है, नए शोध करने में जानी जाती है। ये कंपनी भारत देश के अंदर हाइब्रिड बीजों के लिए ये कंपनी ने शुरुआत की थी। सबसे पहले जो देसी बाजरा लगता था, हाइब्रिड बाजरा बना के दिया। भारत के अंदर जो मक्के की खेती है, पहले किसान 2 बार मक्का लगाता था भारत में, जो प्रोडक्शन वाला जो मक्का होता है वो जो पैदावार के लिए लगाया जाता है। तो जो तीसरा जो बीज तैयार करके दिया वो पायनियर ने दिया, जो 15 जनवरी से 15 मार्च के बीच मक्का लगता है, जिसको हम स्प्रिंग कॉर्न का मक्का बोलते हैं। और आज सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैदावार का जो रिकॉर्ड है मक्के में 63 क्विंटल प्रति एकड़ का, वो पायनियर के नाम पे। तो ये कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, रिसर्च बेस्ड कंपनी है। ऐसा ही सरसों में ले लो आप, सरसों के अंदर 2000 गर्मी से एकदम बड़ा है ना, एक बच्चा करवाएगा। ऐसे ही सरसों में ले लो आप, सरसों के अंदर अगर हम देखें तो 2015 तक कोई भी किसान भाई लेब के बारे में नहीं जानता, क्योंकि किसी भी किसान का सरसों जो है वो लेब से नहीं बिकता था। लेकिन पायनियर ने जो बीज दिया 46 नंबर, उसमें सबसे पहले इन्होंने कहा सफलता का मीटर लीटर ही लीटर, यानी इसमें तेल की मात्रा अधिक है। और किसान भाइयों को इसका फायदा मिलने लगा 2020-21 के आसपास, जब सरसों के भाव बढ़े और बाजार में सरसों लेब से खरीदा जाने लगा, तब किसानों को इसका फायदा मिलना स्टार्ट हुआ। तो कई बार जो चीजें हम नहीं देख पाते, जो चीजें जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो देख पाते हैं, ऐसे ही सरसों के अंदर हम आज जानेंगे इस मीटिंग में कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है जिसपे ये कंपनी काम कर रही है। कई बार किसानों को जब दिक्कतें आती है तब समझ में आता है कि नहीं यार, इस टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी एक दिन में नहीं बनती, उसके लिए सालों की मेहनत लगती है, तब जाके उस टेक्नोलॉजी पे या उस कोई भी डिजीज पे या किसी पे काम कर पाते हैं। तो ये जो कंपनी है वो हमेशा इन चीजों का ध्यान में रख के काम करती है। इसके कुछ सिद्धांत है इस कंपनी के काम करने के। जो सबसे पहला है लोगों के जीवन को संपन्न बनाना, और लोगों के जीवन को ही नहीं, इस कंपनी का जो मेन पर्पज है, जो इसको कंज्यूम करता है, जो पैदावार कर रहा है, उसके तो लाइफ को संपन्न बनाना ही बनाना है कि अच्छे बीज अगर किसान को मिलेंगे तो उसकी लाइफ जो है वो एनरिच होगा। लेकिन जो इसको कंज्यूम करता है, जैसे बाजार में लोग खेती नहीं करते हैं लेकिन कंज्यूम करते हैं, जैसे कोई भी चीज को या कोई भी फल सब्जी को, तो इसके चाहे जो पेस्टिसाइड है कोर्टेवा के नाम से, वो भी ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो ह्यूमन बॉडी पे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े, तो वो भी एक प्रकार से उनकी लाइफ को भी इनरिच करती है, स्मर्थ बनाती है। दूसरा है हमेशा अच्छे तरीके से काम करना, एकजुट होकर काम करना, हमेशा कुछ नया करते रहना, नैतिकता से कार्य करना और सुरक्षित रूप से रहकर व्यवसाय करना, इस कंपनी का प्रिंसिपल है जिन पे ये कंपनी खड़ी है। अगर मैं बात करूं इस कंपनी का जो इस साल का जो हमारा थीम है वो है पहला कदम सही कदम। तो किसान के लिए पहला कदम क्या है? खेती में किसान के लिए पहला कदम क्या होता है? कोई बताएगा जी? समझ में तो आ रही है हिंदी? ओके, बीज, यस सही है। मेहनत, पानी, जो भी आप करते हो वो सबके लिए करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसान को बीज सही मिल गया तो सारी जितनी भी मेहनत या जमीन या जो भी खेती करने का तरीका है वो आपका डबल होकर रिटर्न मिलना है उसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसान के लिए बीज बहुत इंपॉर्टेंट है खेती के अंदर, कि अगर बीज सही मिलता है किसान को, बीज सही मिलता है तो उसकी मेहनत, उसका काम करने का तरीका, खेती करने का तरीका, ये सब उसको अच्छे से रिटर्न मिलेगा। तो पहला कदम जो किसान का है वो है बीज, वो सही होना जरूरी है, क्योंकि सही बीज ही उपज का आधार होता है। ये इस साल की जो हमारी ये थीम है, कुछ डेटा है जो एक बार प्रोजेक्टर लग जाएंगे, देन मैं आपको बताऊंगा 2-3 चीजों के बारे में, तब तक अपने और बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कि
एक अगर आपने देखेंगे पिछले 2 सालों में सरसों की जो पैदावार है वो प्रभावित हुई है। मानते हो इस बात को? उससे पिछले साल सर्दी के कारण, पिछले साल जो है वो फंगस के कारण लगातार जो है किसान को पैदावार प्रभावित हुआ है। तो अभी अपने को अगर अपने देखेंगे तो सरसों की जो खेती है उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रैक्टिसेस को चेंज करना पड़ेगा। खेती करने का जो तरीके हैं उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और वो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति के हाथ में, रब के हाथ में, भगवान के हाथ में, क्या ऐसी वो चीजें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही क्या ऐसी चीजें हैं जिनको अपने को सरसों की खेती में ध्यान रखना चाहिए। तो ये अगर अपने देखेंगे ना तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज इस मीटिंग की यही है। अगर मैं बात करूंगा तो मैं एक किसान को आगे बुलाना चाहूंगा, कोई भी एक किसान आगे आइए। आज एक किसान आगे। तो ये ऐसी चीजें हैं जो इस तरफ अपने जो लगाना है ना वो लगाना है जो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना, जो भगवान के हाथ में है, रब के हाथ में है, वो चीजें इधर लगाना है। तो सबसे पहला है पाला। पाला किसान के हाथ में है क्या? नहीं है, पाला किसान के हाथ में नहीं है, पाला इधर लग गया। तापमान, तापमान किसान के हाथ में है क्या? नहीं है। तो यार इसको टेम्परेचर पता नहीं क्या है, मेरे को लग रही है गर्मी है। देखो यार, बीमारियां, फसलों में जो बीमारियां आ रही है वो किसान के हाथ में है? नहीं। बाजार भाव किसान के हाथ में नहीं है। मौसम की मार किसान के हाथ में नहीं। ये ऐसी चीजें हैं जो ये ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति के ऊपर है, रब के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। इन चीजों का हम सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल कभी नहीं था और न कभी होने वाला। सबसे ज्यादा हम क्या चर्चा करते हैं? यार अब की बार फसल अच्छी थी लेकिन मौसम ने खराब कर दिया। यार अब की बार फसल अच्छी थी लेकिन ये बीमारियां पता नहीं कैसे आ गई। यार फसल अच्छी थी, अब की बार तो सर्दी गिर गई, अदरवाइज तो रिकॉर्ड टूट जाते पैदावार की। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। और आज नहीं, 10 साल 20 साल बाद भी इन चीजों पे कंट्रोल नहीं होना। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिन पे हमें कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको इस नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर इनके कारण 2 क्विंटल का नुकसान हो रहा है तो कैसे हम उसको 50 किलो पे लेके आ सकते हैं। 1 क्विंटल का नुकसान हो रहा है तो कैसे उसे हम 30 किलो पे लेके आ सकते हैं। ये सरसों की खेती, ये पायनियर के लिए नहीं बात कर रहा, ये पूरा जो चार्ट है ना ये सरसों की खेती को लेके। तो सबसे जरूरी जो है ना इस चार्ट में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे हम नुकसान को मिनिमाइज कर सकें, कम कर सकें। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे पाला। पाला से बचने के क्या तरीके हैं या क्या खेती में हम नुकसान को पाले से बचा जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है सल्फर का। सल्फर आज भी 70% किसान डालते हैं। 30% किसान सरसों की खेती में आज भी सल्फर नहीं डालते। सल्फर पौधे को सर्दी से तो बचाता ही बचाता है, साथ ही सल्फर जो है फंगिसाइड भी होता है, सल्फर तेल की मात्रा भी बढ़ाने में काम करता है। तो सल्फर बहुत जरूरी खाद है। 5 किलो बीघे का सल्फर अपने को देना चाहिए बिजाई के साथ में। और अगर बिजाई के साथ में जिन किसानों ने नहीं दिया है उनको ध्यान रखना है कि पहले पानी के साथ में 1 से 1.5 किलो सल्फर जो है पहले पानी के साथ में अपने को देना है। तो ये ध्यान रखना है सल्फर जो है। और अगर कोई किसान यहाँ संभव हो, मैंने कहा संभव हो, इसको डाइल्यूट नहीं करना है चीजों को, अगर संभव हो और बर्फ गिरने वाली हो, सर्दी गिरने वाली हो, अमूमन मोबाइल बता देते हैं, बुजुर्ग लोग बता देते हैं कि सर्दी का गिर सकता है, सर्दी का अटैक रह सकता है, इन 5-6 दिनों में जो तापमान है वो नीचे जाएगा। उस कंडीशन में अगर सरसों के खेत में ड्रोन वगैरह की कोई व्यवस्था हो आपके आसपास,
अपने बॉर्डर एरिया पे है, वैसे तो बड़ा दिक्कत है ये, लेकिन फिर भी अगर स्प्रे हो जाए तो सरसों के खेत में, चाहे गांव में बर्फ जम जाए, आपके खेत में अगर सल्फर का स्प्रे हो गया तो 5 से 7 दिन तक 70% सर्दी से बचाया जा सकता है। अगर बर्फ गिरने वाला हो और 80 WDG जो सल्फर आता है उसका अगर आपने सरसों के खेत में छिड़काव कर दिया, जो कि बहुत मुश्किल है, जो हमारी प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन अगर कोई किसान की प्रैक्टिस में आए और अगर उसको स्प्रे कर दे तो 70% तक हम सरसों के खेत को सर्दी से बचा सकते हैं। ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो सल्फर का इस्तेमाल है वो भी बचाता है सर्दी से, लेकिन अगर सल्फर का स्प्रे हो गया तो वो और फायदा दे देगा, क्योंकि हमारी क्रॉप जो है वो एक एश्योर्ड क्रॉप हो जाएगी। दूसरा है तापमान। दूसरा है तापमान। तापमान की अगर मैं बात करूं तो अपने जो सरसों की जो खेती है, तापमान उसमें अपना बीज कितना डालते हैं? 500 ग्राम, 400 ग्राम, 600 ग्राम, लगभग इतना ही है। अमूमन अपने 350-400 ग्राम से लग जाते हैं और 700-800 ग्राम तक अपने एरिया में बीज डालते हैं। सही है। यहां तापमान के साथ मैंने क्यों जोड़ा है ये चीज, ये मैं हर बार देखता हूं 5, 4, 10% किसान तापमान के कारण पैदावार को प्रभावित कर रहे हैं। कैसे? तापमान अगर 30-32 डिग्री से ज्यादा हो, सरसों की बिजाई के लिए सही तापमान क्या माना जाता है? 30-32 डिग्री के आसपास तापमान होना जरूरी है। अगर उस तापमान उससे ज्यादा है तो अपने को बीज ये मत सोचना कि मैं 300 ग्राम डालता हूं तो 300 ही डालूंगा, मैं 500 ग्राम डालता हूं तो 500 ही डालूंगा, मैं तो 600 ग्राम डालता हूं, हर बार 600 ग्राम ही डालूंगा। फिर अपने को बीज को बढ़ाना पड़ेगा 200 ग्राम, 150 से 200 ग्राम बीज को बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना, जैसे कोई भी किसान अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उस समय अगर अपने ने बीज को डाल दिया, मान लो पिछले साल हमने 300 ग्राम बीज किया यूज, और नहर के पानी लगते थे, जमीन भी ठीक है, 300 ग्राम भी हमारा सरसों बहुत अच्छा खराब था, मशीनें अच्छी आ गई है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है, वो 300 ग्राम का बीज होगा 150 ग्राम। किसान, सरसों की फसल एक ऐसी फसल है जिसको दोबारा चेंज नहीं कर सकता। वो एक बार कमजोर रह गई ना तो दूसरा बारी आएगा नहर का, दूसरे खेत में लगेगा, तीसरा बारी जो आएगा पानी का वो तीसरे खेत में लगेगा। वो जो खेत कमजोर रह गया वो हमारा पैदावार को प्रभावित कर गया, और ये हर साल 5 से 10% किसानों के साथ होता है। तो अगर तापमान ज्यादा है, बीज को फिक्स मत कीजिए, आपको बीज की मात्रा को बढ़ाना भी पड़ेगा, और अगर तापमान सही है तो बीज को आप कम भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये आपको देखना है। ये डिसीजन कौन लेगा? किसान। तापमान किसान के हाथ में नहीं है, लेकिन बीज की मात्रा किसान के हाथ में है। डाल दीजिए। बीमारियां हैं सरसों में, 2 प्रकार की समस्याएं अपने को देखने को मिलती है। एक तो तेला चेपा, सही है ना, और वो तो अपने एरिया में बहुत कम आता है, लेकिन अपने एरिया में जो सबसे ज्यादा जो डैमेज आता है, नुकसान आता है, वो आता है फंगस के कारण। और कर्णपुर ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, कर्णपुर, सादुल शहर है, ये ब्लॉक ऐसे ब्लॉक है जहां फंगस के लिए प्रोन एरिया कह सकते हो इनको। सबसे ज्यादा फंगस अगर आता है ना तो वो सबसे ज्यादा डैमेज करके जाता है ना, वो कर्णपुर, सादुल शहर, गंगानगर, संगरिया, ये वाला जो बेल्ट है ना, ये बेल्ट में सबसे ज्यादा फंगस का नुकसान होता है। और फंगस 3-4 साल बाद में एक बार आता ही आता है और वो सरसों की फसल को नुकसान कर जाता है। अब ये फंगस है क्या, इसको समझो पहले तो। कच्चा या धांसा चीर के देखोगे तो काले काले रंग के स्पोर्स दिखते हैं, काले काले रंग का निशान दिखते हैं, कच्चा या धांसा चीर के देखते हो, वो स्क्लेरोसिया फंगस है। वो फंगस एक बार मिट्टी में चला गया, कच्चा टूट के, धांसा टूट के, सरसों का अवशेष टूट के, तना टूट के, एक बार मिट्टी में चला गया तो वो जो फंगस है 4 से 5 साल तक अपने आप को जीवित रखने की क्षमता रखता है खेत की मिट्टी। अब वो अटैक कब करेगा? वो अटैक कब जब करेगा जब सरसों के खेत में नमी ज्यादा है, पानी ज्यादा दे दिया किसी किसान ने, बीज ज्यादा डाल दिया, धूप नहीं निकल रही है, लगातार बारिश हो रहा है, 20-25 दिन, महीना, 2 महीने, 1.5 महीने बाद
बाद में बारिश गिर रहा है, उस कंडीशन के अंदर वो अटैक करेगा। और वो अटैक करेगा जब सरसों फूलों पे हो, जब सरसों 40 दिन से लेके 60 दिन की हो तब। दिखाई कब देगा? जब खेत पकने वाला हो, 100 दिन के बाद में। अब जब बीमारी दिखी नहीं तो किसान क्यों स्प्रे करे? इसलिए 90% किसान स्प्रे सरसों में नहीं करते। ओनली 10% किसान ऐसे हैं जो सरसों के अंदर फंगस के लिए स्प्रे करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बीमारी जब आई तब किसान को दिखाई नहीं दी, और जब दिखाई दी तो वो डैमेज कर गया। किसी को 1 क्विंटल और किसी को 2 क्विंटल, किसी को 2.5 क्विंटल। ये मिनिमम है। 1 क्विंटल तो नुकसान, मान लो कि फंगस आ गया ना, तो 1 क्विंटल तो गया ही गया, वो 2-3 क्विंटल तक पैदावार को प्रभावित कर जाता है। तो सबसे जरूरी जो चीज है ना, वो है सरसों की खेती में फंगस के लिए स्प्रे करना। कब करना है? 40-45 दिन की सरसों हो तब से लेके 60-65 दिन की सरसों हो तब तक। इससे पहले भी फायदा नहीं है और इसके बाद में भी उतना फायदा नहीं है। बाद में कर भी नहीं पाएंगे। 60-65 दिन के बाद में जब सरसों होती है उसमें से निकलना बड़ा टफ हो जाएगा, सर्दी भी गिरने लग जाती है, टंकी उठा के नहीं चला जाएगा। तो सरसों के लिए जो सही समय है फंगस के लिए, वो कब है? जब सरसों 40-45 दिन की हो तब से लेके जब सरसों 60-65 दिन की हो तब तक एक स्प्रे फंगिसाइड के लिए जाना चाहिए। कौन सा फंगिसाइड? बहुत फंगिसाइड है। मैं तो सबसे सस्ता फंगिसाइड बताता हूं जो हर दुकान पे मिलता है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। हेक्साकोनाजोल। वैसे तो अलग अलग कंपनियां बहुत अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल बनाती है फंगिसाइड में भी, लेकिन मैं हेक्साकोनाजोल को इसलिए रिकमेंड करता हूं कि इसका खर्चा 50 रुपए बिक्के का है, 60 रुपए बिक्के का है। और अगर आपने इसका स्प्रे कर दिया तो 60 से 70% तो डेफिनेटली फायदा मिले ही मिलेगा। 70% पैदावार हमारी जो खराब हो रही थी, 100% 1 क्विंटल खराब हो रहा था, तो ये मान के चलिए कि 70 किलो का क्विंटल का पैदावार के अगेंस्ट में आपको फायदा हो गया। 70 किलो आपका सरसों का फायदा हो गया। 30% ये फंगस की बीमारी है, हो सकता है 20-30%, 100% कंट्रोल नहीं भी आए। जो किसान स्प्रे कर सकता है उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मैंने बता दी 45 दिन से 60-65 दिन की। जो किसान स्प्रे नहीं कर सकता, बड़ी खेती करता है, जिसका लग रहा है कि मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं स्प्रे कर ही नहीं पाऊंगा सरसों में, तो होता ही इसलिए हूं कि मेरे को स्प्रे नहीं करना पड़े, तो 300 ग्राम कार्बोडीजियम मैंकोजेब पाउडर यूरिया में मिला के पहले पानी के आगे छिड़क दो। 300 ग्राम कार्बोडीजियम मैंकोजेब पाउडर, उसका खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि आपने मिट्टी में डाला है तो उसकी डोज बढ़ जाती है। 300 ग्राम मिनिमम चाहिए, तो 100-150 रुपए बिक्के का खर्चा हो सकता है उस पे आए। लेकिन जितना स्प्रे काम करेगा उतना हो सकता है वो काम नहीं करे, काम करेगा, इसमें कोई विपट नहीं, काम करेगा, लेकिन सबसे अच्छा काम करता है फोलियर के रूप में, जो आप स्प्रे के रूप में करोगे, फूलों के रूप में करोगे वो। तो अपने को बीमारियां किसान के हाथ में नहीं है, कब आएगी? 2017 में आई, नुकसान कर गई, 2022 में 23 में आई, नुकसान कर गई। 4-5 साल सरसों अच्छा हुआ बीच में, सही है ना, लेकिन ये बीच में जब आया तो नुकसान कर गया। हमें नहीं पता कब आना है, नहीं आना है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, 60-70 रुपए हमारे लग गए, 100 रुपए का खर्चा हमारा हो गया। लेकिन जब आएगा तो आप जीत में रहोगे, पड़ोसी के खेत से आपका सरसों ज्यादा अच्छा निकलेगा क्योंकि आपने सही समय पर उसकी रोकथाम की है, सही समय पर उसको इलाज किया है। तो आपके हाथ में बीमारियां नहीं है, लेकिन हाँ यस, दवाई का जो इस्तेमाल है, सही दवाई का जो छिड़काव है वो आपके हाथ में है। इसके ऊपर टेप लगा दो। ओके, अब आगे क्या है? बाजार भाव। बाजार भाव कभी भी किसान के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अच्छी सरसों के अंदर अगर लेब की मात्रा अच्छी है, 46 नंबर में आज हर किसान जानता है इस बात को, फिक्स तो नहीं कर सकते लेब, किसी में 38 भी निकलती है तो किसी में 42 भी निकलती है, लेकिन अन्य सरसों जितने भी है उन सबसे पायनियर के अंदर लेब की मात्रा ज्यादा रहती है।
उसी खेत में अगर 2 सरसों लगा है तो दोनों सरसों में पाइनियर के अंदर लेब की मात्रा ज्यादा रहेगी। तो बाजार भाव हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर 1% लेब भी ज्यादा आता है तो 150 रुपए हमारे हाथ में, क्विंटल के पीछे 100 रुपए हमारे हाथ में, 200 रुपए हमारे हाथ में। तो बाजार भाव किसान के हाथ में नहीं है, लेकिन एक सही बीज का चुनाव जो है वो किसान के हाथ में है। इसको करना होगा, ठीक है। और मौसम की मार पिछले साल देखोगे ना तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पाइनियर ने कोई रिकॉर्ड बनाया पैदावार का, 9 क्विंटल निकली, 8 क्विंटल निकली। पैदावार मौसम की मार तो सबको प्रभावित करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा बीज अच्छा ही रहा। पाइनियर ने अन्य बीजों की तुलना में 50-70 किलो, 1.5 क्विंटल, 1.25 क्विंटल पैदावार ज्यादा दिया। ये एक अच्छे बीज की खासियत होती है। तो मौसम की मार तो रह ही रहेगी, उसको अगर जब भी कभी मौसम की मार रहती है, इसको प्रकृति के साथ कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ इसको तैयार करके दे दिया, मौसम कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका। लेकिन अच्छा बीज हमेशा अच्छा रहता है। तो मैंने पहले भी कहा कि सही बीज का चुनाव किसान के हाथ में है, सही बीज का चुनाव करना किसान के लिए जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ 2 बीजों की। पायोनियर के 2 बीज बाजार में उपलब्ध रहेंगे इस बार।